ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। खुजदार बलूचिस्तान में कल के अंदोनाक वाक़े के बाद सियासतदानों की तरफ से ज़बानी कलामी बयानात मज़म्मत सामने आ रही है, लेकिन उन वालदैन पर क्या गुज़र रही है जिनकी बच्चों की जानें गईं या जो ज़ख्मी हैं, अब भी शदीद ज़ख्मी हैं। प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे खलाई मखलूक की, वो नहीं जो यहाँ पे कभी कभी सुनने में आता है, बल्कि असली वाली खलाई मखलूक के कुर्राए अर्ज़ से बाहर कौन से ऐसे सैयारे हैं जहाँ पर ज़िंदगी के आसार हैं। साइंटिस्ट खोजना में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हमें एक एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, थोड़ा इस मौजू पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी जो भारत पाकिस्तान की जंगी कशीदगी थी, बयानबाजी जारी है। भारत के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान आया है कि जो जंग बंदी हुई वो बाहमी रजामंदी से हुई। हाँ, ये उनका पुराना बयान है। असल में आज जो डेवलपमेंट हुई है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान और भारत का झगड़ा तो अपनी जगह है, वो तो है, दावे भी अपनी जगह हैं, लेकिन ख़ुद भारत की ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, आज वो खुल के सामने आया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं रणधीर जायसवाल। उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले नहीं, बल्कि ऑपरेशन शुरू करने के बाद पाकिस्तान को आगाह किया गया था। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है, और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। अच्छा, मसला ये है कि रणधीर ज़ाहिर है कि सबऑर्डिनेट हैं वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के, तो अब इन दोनों में से कौन जाता है ये मुझे नहीं मालूम है, इसलिए कि बॉस जो है वो उसने कुछ दिन पहले कुछ और दावा किया था। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लें। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out. यानी रणधीर जायसवाल कह रहे हैं कि हमने बाद में आगाह किया। जयशंकर जो उनके बॉस हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन शुरू करने से पहले आगाह कर दिया था कि ये महज दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पाकिस्तानी फ़ौज हमारा निशाना नहीं है, करें तो हम क्या करें। उस पर DGISPR से ये सवाल पूछा गया कि भाई साहब बताएं क्या हुआ था, किसने रब्ता किया था, किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब का जो बयान है वो खासा मज़ाहिया है, तो अब इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। अच्छा, अब ये है कि आज जो तर्जुमान और वज़ीर ख़ारजा में जो एक 180 डिग्री का फ़र्क आया है। मुसर साहब उन्होंने बैक पैडल किया है, क्योंकि जो जयशंकर का बयान आया था उसके बाद उनकी ठीक ठाक खिंचाई हुई है भारत के अंदर कि भाई ऐसे कौन करता है कि आप हमला करने से पहले इन्फॉर्म करोगे कि जी ये मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो खिंचाई हुई है उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस ने थोड़ा सा बैक पैडल किया कि लेकिन उसका भी डजंट मेक सेंस। नहीं, अब तो ये और हो गया ना कि अब अगर वो अपोजिशन हो उसके हाथ में दो मुद्दे आ गए कि भाई साहब पहले आप अपने जोड़े दुरुस्त करें, पता कर लें, दुरुस्त करें कि किसने क्या हुआ, क्या था, इसलिए कि कंफ्यूजन और बढ़ गया। अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है। कल वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने डच टीवी चैनल है NSO, उसको इंटरव्यू देते हुए क्या कहा ये भी सुनिए। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. Actually, when two countries are engaged in a conflict, it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this.
and that is what happened. अच्छा, पहला सवाल ये था कि पहलगाम के दहशतगर्द भाई साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि तस्वीरें वसीरें तो उनकी मौजूद हैं, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं, हॉटलाइन भी ओपन है। फिर उन्होंने पूछा होगा कि ये जंगबंदी का क्या चक्कर है, किसने कहाँ रब्ता किया, तो जयशंकर ने कहा कि जहाँ तक जंगबंदी का मामला है तो ये दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत का नतीजा, यहाँ तक तो ठीक है कि वो DGMOs की 10 मई को बात हुई थी। जंगबंदी मुज़ाकरात की पहल पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से 10 मई को की गई। हमने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हर वो मुल्क जो हमसे राब्ते में था उन पे वाज़े कर दिया था कि अगर पाकिस्तान लड़ाई रोकना चाहता है तो फिर उनके फ़ौजी जनरल यानी DGMO को हमारे फ़ौजी जनरल से फ़ोन पे राब्ता करना होगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये हो गया भारत की तरफ से। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा विलन है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है, गल्फ का 5 रोज़ा दौरा था, उस दौरान भी रोज़ाना उन्होंने कहा कि आपके भाई ने ये सारा काम करके दिखाया है, और कल भी वो नहीं भूले जब वो साउथ अफ्रीका के सदर जो हैं सिरिल रामाफोसा उनसे वाइट हाउस में बात करने आए तो ट्रंप ने वहाँ भी ये कोना निकाल लिया। देखिए ज़रा। India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. जी, वो साउथ अफ्रीका के सदर हैं सिरिल रामाफोसा, उन्हें बता रहे हैं कि हमने इस तनाज़े को तिजारत बढ़ाने की पेशकश से हल किया। हमले बदतरीन शक्ल इख्तियार कर रहे थे, हमने 2 दिन में मसला हल करवाया, क्योंकि अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाता तो फिर आप लोग ही कहते हैं कि ये ट्रंप की गलती है। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके लीडर भी अच्छे हैं, मोदी भी मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये चल क्या रहा है? ये अब मेरा ख्याल है कि देखो, अब ओके चले, अब कोशिश करते हैं इसको क्या कहते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करने की। तो अच्छा चले, फर्ज करें कि हम जयशंकर साहब की बात को मान के चलते। कौन सी वाली? 2 हैं कि पहल उन्होंने की, पहल पाकिस्तानी फौज ने की। चले ये जंग बंद करो, जंग बंद करो। अच्छा, आप तो जीत गए ना, आप तो जीत गए थे। तो जब एक बड़ी मतलब एक मुश्तंडा एक कदरन छोटे बंदे के साथ उसकी लड़ाई चल रही हो, तो वो क्यों सीज फायर करेगा जब तक उसके मकासद पूरे नहीं हुए? अब अगर इनका ये ख्याल है कि जी हमने तो कहा था कि जी हम तो दहशतगर्द कांडों पे, आप लोग वहीं सीरियस हो गए, मतलब तो दैट मेक्स नो सेंस। द स्ट्रॉन्गर पार्टी डज नॉट कॉल फॉर अ सीज फायर। अगर स्ट्रॉन्गर पार्टी ने सीज फायर कॉल भी की, या अगर मतलब फर्ज करो कि जैसे, तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने, नहीं वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर पाकिस्तान ने कॉल की कि यार भाई, यार प्लीज, यार भाई नहीं है, उस वक्त ये होता है कि यार चलिए 24 घंटे के बाद हम कर लेंगे, हाँ थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, अभी तो गेम चल रही है, फौरन थोड़ी करते हैं, क्या टेंशन है, अभी साहब अभी आराम कर रहे हैं, आप कुछ देर बाद कॉल करें। मसला ये है कि ये खुल के ट्रंप को कह नहीं सकते कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो झूठ बोल भी रहा है, और अगर बोल भी रहा होता, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहें। तो अगेन वही डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अपना इंतहाई कंफ्यूज्ड किस्म का मंजन ये। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये सब लोग सही कह रहे हैं, ट्रंप सही कह रहे हैं कि उनके लोगों ने दबाव डाला दोनों मुल्कों पे, ठीक है। जयशंकर ये बात सही कह रहे हैं कि सब राब्ता कर रहे थे, हमने कहा कि जी अगर करना है आखिर में तो दोनों फरीकों ने ही खत्म करना है ना, कोई आके तीसरा बैठेगा तो नहीं फिजिकली, और वो खत्म करने का तरीका भी यही है। जो आपकी हॉटलाइन है, वो हॉटलाइन लिटरली ऐसे है कि मैं और आप बोलेंगे 1 2 3, दोनों साथ फोन उठाएंगे, अच्छा, और एक दूसरे से बात करेंगे। 1 2 3 के लिए अलग हॉटलाइन, देखिए नहीं, ये इतनी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और वो जो हमारा जो है वो इस तरह नहीं है कि आप कॉल मिला रहे हैं और कॉल लग अच्छा, इसमें एक यू कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर व्हेन एवर यू वांट। तो मेरे लिए तो देखो बात ये है, इट डजंट मैटर एनीमोर। इसमें पूरी कहानी में सिर्फ एक लिंक मिसिंग है। वो लिंक ये मिसिंग है कि
जो अमेरिका के नायब सदर थे जेडी वैंस, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि वो मोदी और जयशंकर वगैरह से बात करें कि यार ये कुछ करो इसका। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मार्को रूबियो, उनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान की जो फौजी और सिविलियन क़यादत है उससे कहें कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये जो भी उन्होंने मैसेजिंग की होगी, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका ने ये सजेस्ट किया होगा कि यार अगर आप लोग एग्री कर रहे हैं तो ये फेस सेविंग है आप दोनों के लिए कि आप मुझ पे डाल दें कि यार ये अमेरिका ने बीच में आ गया, वरना हम तो एक दूसरे की ऐसी तैसी कर देते। पाकिस्तान ने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया, इंडिया जो है उसने भी फ़ायदा उठाया, लेकिन इंडिया ये एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रंप की कोशिशों के बाद दोनों DGMOs की बात हुई है। पाकिस्तान ये एडमिट कर रहा है, लेकिन इंडिया यहाँ पर विश्व गुरु कैसे एडमिट है? विश्व गुरु वही मसला है ना। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जंग शुरू होने से पहले मोदी से लेके जूनियर मिनिस्टर तक जो भी इंटरव्यू कर रहा था उनसे कि जी कोई इम्कान है, वो पाकिस्तानी तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करा लें, चाइना भी कह रहा है बातचीत कर लें जब तक, इसलिए कि मुलजिम ही सामने नहीं है आपके। तो हर कोई कह रहा था ऊपर से नीचे तक बातचीत का वक्त गुजर चुका है और ऐसी सजा देंगे कि उनकी नस्लें बराबर सजा देंगे। तो फिर ये हुआ। तो देखो वही है ना कि जब आप यहाँ तो ये दलदल में मुस्तकिल यहाँ से आ रहे हो, यहाँ से आई मीन आपने वो मतलब वो कहते हैं ना कि 1% भी आपने इसके अंदर वो लचक की गुंजाइश नहीं रखी, राइट। उसके बाद और अगेन इनका तो ये था ना कि बस इट्स ओवर, यू नो, हम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे, 15 टुकड़े कर देंगे, जितने भी कर देंगे। उसके बाद टू हैव टू एग्री टू अ सीज फायर, तो डिफीट है, ह्यूमिलिएशन। और अभी तो बकौल हमारे खान साहब के अभी तो अलाप शुरू ही हुआ था, अभी तो मुंह ही गर्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही सीज फायर हो गया। इसलिए उनको वहां पे एक्सप्लेन करने में मुश्किल आ रही है। हमारा तो कोई इशू नहीं है, हम तो कह रहे हैं ठीक है, अमेरिका ने कहा तो हमने मान लिया, हम वैसे भी नहीं चाहते थे, हम तो ना शुरू किया ना कुछ किया। तो जबरदस्ती है भारत में अभी इस पे चलता रहेगा, बयानबाजी ये चलती रहेगी। हमारी न्यूज़ साइकिल आगे हट गई है, हम आगे बढ़ गए, हम तो फील्ड मार्शल और दूसरे मामला में आ गए, उधर अभी तक मामली सुई अटकी हुई है। लेकिन ये जो है ना, आई मीन अगेन मुझे पता है 1000 बार चला है कि हमने तो दहशतगर्दों पर हमला किया, तुमने हमारे पर हमला कर दिया, ये क्लासिक है। और ये जो अभी जयशंकर का है ना, अच्छा थोड़ी सी लॉजिक देखें, हाँ, कि जैसे मैं आपके घर पे और मैं एक पेट्रोल बम फेंकूं आपकी लिविंग रूम के अंदर, और उससे पहले मैं आपको कॉल करूं कि यार मैं असल में वो जो छिपकली घूम रही है ना आपकी छत के पास, मैं उसको गिराना चाह रहा था, अगर आपके बीवी बच्चे जल गए इसमें तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे कुछ ना कहना। आई मीन यार ये कहां से आते हैं? कहां से कोई मुल्क टॉलरेट नहीं करेगा कि आप बोलेंगे जी सर लॉजिक और हम आपको नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम आपके यहाँ कैंप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आई मीन दैट्स रिडिकुलस यार, रिडिकुलस। तो चलें ठीक है, भारत पाकिस्तान गड़बड़ निकल गई भड़ास या अभी कुछ? मेरा ख्याल काफ़ी है, काफ़ी है। हम एक लेंगे ब्रेक और वापस आएंगे तो हम चलेंगे खुजदार बलूचिस्तान। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। इस्लामाबाद में आज एक तकरीब हुई जिसमें आर्मी चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर फील्ड मार्शल बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं हमारे यहाँ दहशतगर्द, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी। आज सेनेट का इजलास भी था जहाँ सेनेटर्स कुछ गरजे बरसे, उन्होंने कुछ रिवायती बयानबाजी की, मजम्मत की, खुजदार वाक़े की, लेकिन मैंने वो स्पीचेस भी देखी, मुझे बेशतर सेनेटर्स काफ़ी बेबस नज़र आए, किसी के पास कोई ख़ास बात कहने के लिए नहीं थी। और जो हम रेटरिक जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल रेटरिक, वो काफ़ी रिपीट होता रहा, सिवाय फैसल वाडा के जिसने ये मैसेज दिया कि अब सारा तरक्याती फ़ंड और सारी चीज़ें जो हैं वो स्लैश करके सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट बढ़ाया जाए। जी जी, बिल्कुल सैलरीज की बात की है उन्होंने, नहीं पूरी तकरीर उन्होंने उनसे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो यही बात करेंगे क्योंकि उनके ख्याल में वहीं जाने चाहिए रिसोर्सेज हमारे। लेकिन अगर हम बात करें उन वालदैन की जो कल से लेकर आज तक एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो अंदाज़ा ही सिर्फ लगा कर सकते हैं कि उन पर क्या गुजर रही होगी। 11 साल पहले पेशावर में एक APS का वाक़या हुआ था और उसके बाद इस वाक़े ने बहुत सारे लोगों को रंजो गम में मुब्तला कर दिया है।
इस पूरे साने के बाद की जो रिपोर्टिंग है उसमें ये लगाना बहुत मुश्किल था कि असल में वालदैन पर गुजरी क्या है। सोशल मीडिया पे हमने नज़र दौड़ाई तो कमिश्नर क्वेटा डिवीज़न है मोहम्मद हमज़ा शफकात, उनको CMH अस्पताल जाने दिया गया। उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मंजर कशी की कि अस्पताल के अंदर क्या मनाजिर थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक वालिद को देखा जिसने अपनी एक बच्ची मौके पर गंवा दी, दूसरी बच्ची अस्पताल जाकर फौत हो गई और तीसरा बेटा इंतहाई तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो उन्होंने बच्चे देखे उनमें से कुछ की टांगें कुचली हुई थीं या टूट गई थीं क्योंकि धमाके की शिद्दत इतनी थी कि बस की छत उड़ गई थी और उसकी वजह से बच्चे सीटों से उछलकर कई फीट फ़ज़ा में ऊपर गए और या ज़मीन पर गिर गए या फिर वापस बस पर आकर गिरे। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की दोनों आँखें ज़ाया हो गई हैं और छुरों से बच्चों के जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों को उसने छलनी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बदतर मंजर का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, वहाँ लोगों को जिस सूरत हाल का सामना है वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो जिन वालिद का उन्होंने ज़िक्र किया गालिबन वो सूबेदार सलीम हैं जिनकी 8 साला बच्ची सहर सलीम इस वाक़े में जाँ बहक हुई। नमाज जनाजा जब हुआ बच्ची का तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे और वहाँ पर सूबेदार सलीम ने लोगों से खिताब भी किया। हौसला आप देख रहे हैं, ये हौसला आप लोगों की वजह से है। जिस टाइम से ये हादसा हुआ है उस टाइम से अभी तक ये जज्बा मेरे इलाके के बंधु ने मेरे अंदर जो है ना वो पैदा किया है। काले करके पैगाम बचा के मैं ये कहता हूँ कि जब मैं कोटा CMH पहुंचा तो इतनी ही नफरी मुझे कोटा CMH में अपने इस इलाके की लाहौर के लोग, कुमाली के लोग, सुकोट के लोग, पता नहीं किधर किधर से मेरे हमारा ये शोधा दुश्मन है। शोधा कहूँगा मैं इसको, बच्चों के ऊपर अटैक न करे, हम पे अटैक करे, हम छातियां निकाल के खड़े हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, इंशाल्लाह जवाब देंगे। ये बच्चियों के ऊपर ये तुम्हारी बुज़दिली की निशानियां हैं, ये तुम्हारी फतह नहीं है कि तुम बच्चों के ऊपर अटैक करोगे, तुम हमें परेशान करोगे, नहीं परेशान होंगे। 2 बच्चियां क्या अगर 6 बच्चियां भी होती है तो इस मुल्क के ऊपर जान सवार है। मेरा जज्बा उसी तरह है, ये इंशाल्लाह जज्बा कम नहीं होगा और इंशाल्लाह हम इसका बदला देंगे। अच्छा, कल का जी जब धमाका हुआ बस पर, जब उसे निशाना बनाया गया सुबह को जब वो स्कूल के बच्चे पिक कर रही थी तो ये बताया गया कि एक छोटी गाड़ी उससे आकर टकराई। पहले ख्याल ये था कि शायद ये एक कार बॉम्ब था, लेकिन फिर 2 अलग अलग पुलिस अफसरान ने BBC को कहा है कि ये एक खुदकुश हमला था। वो गाड़ी ऐसा नहीं है कि पार्क्ड थी वहाँ पे, बट somebody was driving it। तो सुसाइड कार बॉम्ब। तो कल भी हमने ये बात की थी और आज का डॉन का एडिटोरियल भी जो है वो इस बात को अंडरलाइन कर रहा है कि इस वाक़े के जो डिटेल्स हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो वो मंजर आम पे आने चाहिए, पता होना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं और जो भी ताने बाने हैं, जो अभी तक भी किसी ग्रुप ने ओपनली जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे कौन लोग मुतारिक हैं, कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर लिंक्स क्या हैं, लेकिन उसे इस्टेब्लिश करना फैक्ट्स के ज़रिए, एविडेंस के ज़रिए, वो बहुत ज़रूरी है। आज दिन भर मैं देखता रहा कि हमारे सियासतदान, चाहे वो बलूचिस्तान के हों दूसरे हों, वो लफाजियत तो करते रहे, लेकिन इस तरह का जो फैक्ट सामने लाना या ख्वाजा आसिफ का सिर्फ एक बयान मेरी नज़र से गुजरा है कि खुजदार वाक़े में भारत के मुलविस होने के हमारे पास ठोस सबूत हैं और वो हम पेश करेंगे। अब वो जब करेंगे तब करेंगे। ज़ख्मियों में जो हैं 15 तालिबात हैं जो भी हैं, और ये भी बताया गया है कि दर्जन से ज़ायद जो बच्चे हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, अभी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और काफ़ी सारे तो क्वेटा में ज़ेर इलाज हैं, कुछ कराची भी लाए गए हैं जो जिनकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक है। जहाँ तक सबूत की बात है, देखिए सबूत हमें मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मैं तो काफ़ी क्लियर हूँ कि यहाँ पर क्या इन माई ओपिनियन यहाँ पर क्या हुआ है, राइट। जहाँ तक ये बात है ना कि मतलब सही है, वही जो
टिपिकल बयानात हैं वही आ रहे हैं। एक लिहाज से मेरा ख्याल है बेहतर है कि हर सियासतदान या रहनुमा अपना ओपिनियन ना दे कि हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है। अगर वो इस तरह शुरू करने लग जाएं तो कहीं कहीं लूज टॉक भी हो जाती है। सबूत तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक दफ़ा सारी चीज़ें गैदर करो, एक दफ़ा पेश करो। तो एक तरह से यूनिटी ऑफ मैसेजिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोई बात कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है। तो आई थिंक बेटर टू वेट एंड सी। और दूसरी बात है कि जो भी सबूत है वो हमारे लिए कम है और इंटरनेशनल फोरम्स के लिए ज़्यादा है। तो मैं अगेन जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, यकीनन आई होप के वो इस चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को फिर आप जहाँ कर वहाँ पर प्रेजेंट करें। देखिए भारत भी हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है टेररिज्म का, हम भी भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन फ़र्क एक ये भी बहुत बड़ा है कि कुलभूषण यादव तो आपके पास पड़ा हुआ है ना। सो यू हैव, नहीं वो तो कई साल से पड़ा हुआ है ना। अब सवाल ये है कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तब भी ये कहा गया कि हमारे पास जो क्रॉस बॉर्डर टॉक्स हैं उसकी मास्टरमाइंड वगैरह की, उसकी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब ये इस वाक़े के बारे में भी कहा जा रहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो कितने सबूत इकट्ठे करके आप सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की है वहाँ जाएंगे? ये भी फिर एक सवाल उठता है कि हैं तो फिर कहाँ मतलब उनको रखने का कोई फ़ायदा है या नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं। या कब तक रखना है? हाँ। क्या चीज़ आपने उसमें तो ऑपरेशनली छुपानी है, क्या चीज़ आपने रिलीज़ करनी है, ये भी फिर सवाल। इस दफ़ा पता नहीं क्यों जो रिएक्शन नज़र आया, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो स्पीचेस वगैरह सेनेट में हो रही हैं, लास्ट टाइम जब ये हुआ था APS का सानिया, खैर बहुत बड़ा सानिया था वो, लेकिन इट इन्वॉल्व चिल्ड्रन, तो हमने नेशनल एक्शन प्लान किया, ये किया वो किया। इस दफ़ा या पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई रिस्पांस जो है हमारा वैसा नहीं है। मतलब हम बयानबाजी की हद तक तो कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा है कि आपने बच्चों को टारगेट किया है, लेकिन मुझे जो चीज़ इरिटेट कर रही है वो ये कि अब हम बहुत कंप्लेसेंसी की तरफ हैं। हमारी लीडरशिप की मैं बात करूँगा, लोगों की बात नहीं कर रहा, कि ऐसे ही चलेगा। कभी हम कहते हैं ये कैसे चौकी मार है, कभी हम कहते हैं ऐसे कर देंगे, कभी वैसे कर देंगे, कभी उनका जो टेररिस्ट है उनका हम नाम चेंज कर देते हैं कि आज से हम ये बुलाएंगे उनको, वो बुलाएंगे। इज़ दैट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? या मतलब और मज़ीद क्या हो कि हमें जो है हम कोई सर जोड़ के बैठें, मिलिट्री सोल्यूशन भी हो, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन भी हो। अच्छा, जब वो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब तक तीनों चारों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, इस क्राइसिस का सॉल्व होना मुश्किल है। कि आप पूरी तरह पॉलिटिकली ऑपरेट नहीं कर सकते कि जी सिर्फ पॉलिटिकल मसले का हल है। आप पूरी तरह फौजी हल नहीं निकाल सकते, आप पूरी तरह डिप्लोमेटिक हल नहीं निकाल सकते। ये तय करना है कि इनको कितनी क्वांटिटी में और कैसे लेके चलना है। और अनफॉर्चुनेटली हमने अलग अलग नुस्खे तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन एक साथ तमाम नुस्खों को कंबाइन करने में नाकाम है। तो चलें, बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है, इसको हम आइंदा भी आगे फॉलो करें। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो ज़रा इस जालिम दुनिया से बाहर की बात करेंगे कि कभी कभी दिल इतना उचाट हो जाता है ये इस तरह की डिप्रेसिंग खबरें कर करके कि हम आपस में कहते हैं कि यार कोई और प्लैनेट हो तो हम वहाँ चले जाएं। तो साइंसदानों ने पता लगाया है कि एक सैयारा है, बहुत दूर है, उस पर कुछ आसार हैं ज़िंदगी के। ये सब क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब इस दुनिया को पीछे छोड़कर हम चलते हैं खलाई मखलूक की तलाश में। सदियों से या शायद हज़ारों सालों से इंसान हम अपने आप से एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। इस मौजू पर सैकड़ों अफसाने लिखे गए हैं, कई 100 फिल्में बनी है। एक ऐसा मौजू है जिससे आप बोर नहीं हो सकते। और आपके लिए शायद ये बात हैरान कुन हो, इनफैक्ट मैं आप दोनों से भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि पहली साइंस फिक्शन स्टोरी कब लिखी गई थी? तकरीबन 1800 साल पहले। ओके। एक शख्स थे, लूशियन नाम था उनका, लूशियन ऑफ सामोसाटा, ये लूशियन भाई। और लूशियन भाई तंजिया मजमून लिखते थे। ये इटालियन है, फ्रेंच है? ये सीरियन ग्रीक है। अब इसकी अगर मैं शिजरे में चला जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ये एक तंजिया
मजमून लिखा करते थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी अ ट्रू स्टोरी, जिसमें एक बंदा चांद पे जाता है, शायद लुशियन साहब खुद जाते हैं, और वहां पर पता लगता है कि चांद के बादशाह और सूरज के बादशाह के बीच में एक जंग चल रही है कि वीनस जो सयारा है वो किसके कब्जे में आएगा। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि आप आसमानों तक भी पहुंच जाएं, गेम वही है, गेम वही है, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये अराउंड 180 AD में शायद लिखी गई थी और उसके कोई ख्याल है कि कोई पता नहीं 1800 साल बाद ऑलमोस्ट आम लोग वाकई चांद पर पहुंच गए। अपोलो मून प्रोग्राम, मून लैंडिंग्स हुई, ये देखें। कुछ लोग अभी तक नहीं मानते, वो एक अलग बात है। कहने का मकसद ये है कि घूम फिर कर कभी ना कभी साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट में तब्दील हो ही जाती है। इसके यहाँ पर हजारों मिसालें हैं। ये जो सेल फोन है ये भी पहले स्टार ट्रेक में ही नजर आते थे, अब सबके पास है। ये एक अलग मौजू है, इस पर किसी और दिन बात होगी। यार हम तो खुद खलाई मखलूक हैं, इसलिए कि हम इस जमीन के नहीं हैं। ये वुसअत आपकी तमाम किताबें कह रही हैं कि हम ऊपर से भेजे गए हैं। ओके फाइन, फेयर इनफ। ये भी बाय द वे ये एक बाकायदा एक थियरी है, इसको कहते हैं एक्सोजेनेसिस थियरी। लेकिन अगेन ये एक अलग प्रोग्राम है, इस पर किसी और दिन बात होगी। तो अच्छा, जो बाकायदा जो सर्च है, इसको कहते हैं सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, आसान अल्फाज में खलाई मखलूक की तलाश, वो शुरू होती है जब रेडियो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। तो 80 की दहाई में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, जैसे कि प्रोजेक्ट आर्गस या सेटी या फिर प्रोजेक्ट ओज़मा एक लॉन्च हुई थी। और इनका मकसद था कि बहुत बड़ी जो सैटेलाइट रेडियो एंटेनाज हैं, इनको पूरी दुनिया में कोऑर्डिनेट करके किसी एक स्पेस के कोने पे आप पॉइंट करते हैं और आप देखते हैं कि वहां से कोई रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं या नहीं। कोई है हेलो, और फिर आप सुन रहे होते हैं। और अगर वहां से कोई रेडियो सिग्नल डिटेक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी वहां पर क्या एक इंडियन फिल्म आया था सिग्नल ओम, एक पाकिस्तानी फिल्म भी बनी थी शानी। अगेन दिस इज अनदर टॉपिक, कैन वी स्टे ऑन द टॉपिक प्लीज। तो एनीवे पॉइंट इज कि ये रेडियो टेलीस्कोप्स वगैरह वगैरह ये काम शुरू हुआ। कोई इससे ज्यादा अभी तक हमें कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ शायद टेक्नोलॉजी बेहतर होगी। लेकिन फिर आते हैं जायंट टेलीस्कोप्स का जमाना, जैसे कि क्या हो गया है आपको इसको क्या हो गया? चले आप आगे बढ़ो। ओके थैंक यू। फिर आता है जायंट टेलीस्कोप्स का जमाना, यानी हबल टेलीस्कोप। अच्छा, हबल टेलीस्कोप ने काफी जो एक्सोस प्लैनेट्स कहते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स हैं, उनकी शनाख्त की, उनके एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ से भी हमें मतलब जाहिर है हमारी मालूमात में इजाफा हुआ, एलियन लाइफ अभी तक नहीं मिली। लेकिन फिर 25 दिसंबर 2021 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और बड़ा टेलीस्कोप, बल्कि टेलीस्कोप कम है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी ज्यादा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होता है। और पिछले साल एक एस्ट्रोनॉमर लीसा कैल्टनेगर का एक बयान आता है कि अनकरीब जेम्स वेब टेलीस्कोप से कोई एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है कि वी हैव फाउंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। और पिछले माह यानी अप्रैल में जो लोग जेम्स वेब को चलाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने एक सैयारे की शनाख्त की, यहां से कोई 124 लाइट ईयर्स दूर है। ये कितना फासला है मैं आपको नहीं बता सकता। और उसका नाम है K2-18b। अभी बेचारे का पूरी तरह अच्छा नाम भी नहीं रखा। और ये हमारे सैयारे से तकरीबन कोई 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है, तो काफी रकबा है, बहुत वहां पे प्लॉट्स बन सकते हैं बैरियर टाउन के। एनीवे, तो अब वहां पर क्या नजर आया है और क्या हमें पुरुमीद होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, या फिर ये वन ऑफ दो साइंस स्टोरीज जिसमें उम्मीद हो जाती है नहीं होती। तो जाहिर है कि मैं इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता। तो हमने एक बार फिर दावत दी है प्रोग्राम में डॉक्टर सलमान हमीद को। आप एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर हैं एट हैम्पशायर कॉलेज इन द USA, और 2 यूट्यूब चैनल्स भी आप चलाते हैं, बहुत मजेदार हैं, आप जरूर उनको जाके देखें। कायनात स्टूडियोज के नाम से उर्दू में प्रोग्रामिंग होती है, एक हम जैसे बुड्ढों के लिए है और एक है कायनात किड्स, बच्चों के लिए। डॉक्टर हमीद, थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। अब हमें थोड़े से आसान अल्फाज में समझाएं कि K2-18b पर क्या नजर आया है और कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। तो
K2-18b ये एक एक्सोप्लैनेट है। इसका मतलब ये है कि ये एक सैयारा है जो किसी और सूरज के गिर्द घूम रहा है, और जैसे आपने कहा कि वो 124 लाइट ईयर्स के फासले पर है, तो काफी दूर है हमसे। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं, और ये जो सैयारे हैं वो भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। बल्कि ये जो K2-18b ये जो सैयारा है वो में डायरेक्ट नजर नहीं आया, बल्कि हमने उसका सितारा देखा, और सितारे की रोशनी जो है वो थोड़ी सी डिप हुई, कम हुई, क्योंकि ये सैयारा उसके आगे से गुजरा था। तो हमने उसको सिर्फ उसकी जो है सितारे की रोशनी के कम होने की वजह से हमें पता है कि वहां पर ये सैयारा मौजूद है। अब जब वो सैयारा, जिसमें हमें यह पता है कि उसमें एटमॉस्फेयर भी है, यानी कि जिस तरह हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें यह पता चला कि इस सैयारे में भी एटमॉस्फेयर है। जब ये सैयारा सितारे के आगे से गुजरा तो सितारे की रोशनी इसके एटमॉस्फेयर में से गुजरी, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतनी जबरदस्त टेलीस्कोप है कि वो डिटेक्ट कर सकती है कि इस सैयारे के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर है किस किस्म के गैसेस मौजूद हैं। तो ये तरीका तो बड़ा मुश्किल तरीका है बहुत, क्योंकि आप इतनी दूर देख रहे हैं कि वो रोशनी सितारे की उस सैयारे के एटमॉस्फेयर में से गुजरी और हम तक टेलीस्कोप तक यहां पर पहुंची। तो ये तो एक बेसिक तरीका है कि जिस तरह से हमने मेजरमेंट की। अब जो क्लेम है, और ये मैं कहता चलूं कि इसके सिलसिले में काफ़ी बहस हो रही है, ये ऐसी चीज़ है कि साइंस इस वक्त काम कर रही है, यानी कि नतीजा फ़ौरन से मिल नहीं गया, लेकिन इसके ऊपर बहस है। क्लेम ये है, और ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो लीड किया उन्होंने, निकू मधुसूदन, उनका क्लेम ये है कि इस सैयारे के एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कहते हैं डाईमीथाइल सल्फाइड। तो वो तो खैर ठीक है, कोई केमिस्ट्री की बात है, लेकिन ये जो डाईमीथाइल सल्फाइड है वो जमीन के ऊपर सिर्फ जानदार चीजें पैदा करती हैं, बल्कि ये जो समुंदर के ऊपर एक तरह से काई होती है, फाइटोप्लैंक्टन उसको कहते हैं, वो इस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है जमीन के ऊपर, सिर्फ जिंदगी। अब अगर इस सैयारे के ऊपर वाकई ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं तो ये बहुत ही दिलचस्प चीज है, और कम से कम ये सवाल उठता है कि क्या वहां पर भी जिंदगी है या नहीं। तो ओके, तो इसकी अब जाहिर है कि मतलब आ गई है, जैसे आप कह रहे हैं कि डिबेट हो रही है इसके ऊपर, इसका सबूत मिलना कितना आसान या कितना मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि आप अगर देखें हेडलाइंस जो हैं एक लिहाज से वो तो फौरन से बन जाती हैं कि शायद वहां पर जिंदगी मौजूद है, मैं भी खुश हो गया, लेकिन बिल्कुल, लेकिन वो कार्ल सेगन ने भी जो एक चीज कही थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, राइट। तो मसला ये है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, कि आपने वो जो रोशनी इस सैयारे के एटमॉस्फेयर से गुजरी उसमें से आपने पता लगाया कि शायद ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब क्या और कोई मॉलिक्यूल यही वाला सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है? कौन से कॉम्बिनेशन करते हैं? तो निकू मधुसूदन, इन्होंने ये कहा, इनकी टीम जो है, कि हमें काफी हद तक यकीन है कि ये जो है 99% जो है, हमारा ख्याल ये है कि वो ये जिंदगी के वहां पे साइन मौजूद है। 99%। मसला ये है 99%, लाइक यू नो, मसला ये है कि एस्ट्रोनॉमी में या फिजिक्स में हमें इससे भी ज्यादा सबूत चाहिए होता है, जिसको 5 सिग्मा कहते हैं। मतलब यह है कि आपको यकीन होना चाहिए कि 1 मिलियन चांस है कि ये गलत हो। उसके लिए अभी तक इनके रिजल्ट्स नहीं पहुंचे हैं। ये 3 सिग्मा रिजल्ट है, जिसमें हो सकता है कि ये गलती हो सकता है कि कोई और मॉलिक्यूल जो है वो ये सिग्नल पैदा कर रहा हो। तो अभी और ऑब्जर्वेशंस आएंगी। और लेकिन एक दो चीजें मैं और कहता चलूं, डाईमीथाइल सल्फाइड जमीन के ऊपर तो वो सिर्फ जिंदगी प्रोड्यूस करती है, लेकिन मसला ये है कि और जगहों पर, मिसाल के तौर पे कॉमेट्स के ऊपर, वो बगैर जिंदगी के भी मौजूद होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सैयारे के ऊपर, जिसकी वजह से इंटरेस्ट, दिलचस्पी थी इस सैयारे पे, वो ये थी कि ख्याल ये है कि वहां पर पानी का समुंदर है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद पानी का समुंदर नहीं, वहां पर लावा हो,
वॉल्केनोस, आतिशफशां जैसे वो चीजें होती हैं। अब अगर वहां पर लावा की चीज है और लावा ये प्रोड्यूस कर रहा है डाइमीथाइल सल्फाइड, तो वहां पर जिंदगी नहीं है। लेकिन अगर पानी है तो शायद जिंदगी हो। तो अब इसके बाद जो है, तो ये एक तरीके से आपको ये भी पता चलता है कि साइंस किस तरह से काम करती है। हम सब लोग जो हैं, वैसे मैं ये कहता चलूं कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो इस पे शक भी उठा रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि जिंदगी हो। ये इससे बड़ी दरियाफ्त जो है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए वो नहीं हो सकती। और शायद मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में साइंस की तारीख में ये सबसे बड़ा डिस्कवरी होगी इफ वी फाइंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और एंड विल बी राइट बैक। तो क्या हमारे सैयारे के अलावा भी कहीं ज़िंदगी है? इस मौजू पे बात हो रही है माहिर फ़ल्कियात डॉक्टर सलमान हमीद से, हैम्पशायर कॉलेज अमेरिका से इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान हमीद साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 124 नूरी साल के फासले पे एक सैयारा है, चले पता चल गया वहाँ समुंदर है और मखलूक भी है किसी न किसी शक्ल में, और हम बहुत खुश भी हैं, तो पहुँचेंगे कैसे? 124 नूरी साल जो हैं वो तसव्वुर में तो हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उनसे राब्ता कैसे मुमकिन है, या वो हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, या सिर्फ हम खुशी होते रहें कि यार हम अकेले नहीं हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो किस किस्म की ज़िंदगी है, क्योंकि जो अभी जो सिग्नल या जो मेजरमेंट हैं, अगर वो सही हुए, और अगेन मैं इसके सिलसिले में कहता चलूँ कि अभी कंफर्म नहीं है, तो शायद हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे माइक्रोब्स हैं या माइक्रोबियल लाइफ है। वो भी बहुत बहुत बड़ी दरियाफ्त होगी। तो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे हम किसी से बातचीत कर सकें या सिग्नल भेज सकें या वहाँ पर जा सकें, ये तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन ये दरियाफ्त अहम इसलिए है कि इस वक्त तक, आज तक, हमें जो ज़िंदगी का पता है या ज़िंदगी की जो मिसालों का पता है, वो सिर्फ हमारी अपनी ज़मीन के ऊपर है। यानी कि हमें ये पता है कि सिर्फ डीएनए या जो है वो ज़िंदगी का जो मेन मॉलिक्यूल है वो ज़मीन के ऊपर एक हमारे पास मिसाल है। हमारे निज़ाम शमसी की कंडीशंस जिससे ज़मीन यहाँ पे ज़िंदगी बनी, वो भी हमारे पास सिर्फ एक मिसाल है। अगर किसी और जगह अगर कोई माइक्रोब्स भी हों, तो फ़ौरन से आपकी प्रोबेबिलिटी, इम्कानात कहीं और ज़िंदगी होने के वो बेहद ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको फ़ौरन से पता चलता है कि एक मिनट, खाली हमारी तरह का निज़ाम शमसी में ही ज़िंदगी नहीं बल्कि किसी और में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये जो K2-18b है, उसका जो मेन सितारा है वो हमारे सूरज से काफ़ी छोटा है, इसको रेड डवार्फ कहते हैं। तो ये जो सैयारा है ये उसके काफ़ी करीब घूम रहा है, उसके तकरीबन 33 दिन लगते हैं उसको एक चक्कर लगाने में। तो ये अनयूजुअल चीज़ है। और ये जो सैयारा है, ये जिस तरह ज़रार साहब ने कहा कि ये हमारी ज़मीन से कुछ गुना, 8 गुना बड़ा है मादे में और तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है साइज़ में। ये इनको सब नेपच्यून या सुपर अर्थ कहते हैं। इस किस्म का सैयारा जो है वो हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद ही नहीं। ये ऐसे सैयारे जो हैं, और बाय द वे सैयारे भी पहली दफ़ा दूसरे सितारों के गिर्द सिर्फ 1990s में दरियाफ्त होना शुरू हुए थे। आज हमारे पास 5000 से ज़्यादा ऐसे सैयारे हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हैं। तो अब ये जो सैयारा है इस किस्म का, ये तो हमारे निज़ाम शमसी में है ही नहीं। तो अगर हमें पता चले कि इस पे वहाँ पर ज़िंदगी हो सकती है, तो आप सोचें कि और कितनी जगह होंगी जहां पर जिंदगियां हों, और किस किस्म की जिंदगी। अगर हमें यह पता चल जाए कि जिंदगी है, फिर आप ये पता करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या वो उसी किस्म की जिंदगी है जैसे जमीन के ऊपर है, किन कंडीशंस में वहां पर आता है। तो हमारे जाने का तो सवाल अलग है, खाली हमें ये पता करना कि वहां पर एक माइक्रोब भी हो। वैसे एक हमें पता है कि अगर एक माइक्रोब है तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, वही बहुत बड़ी दरियाफ्त है
हमारे फलसफे के हिसाब से सोचने के लिए, हमारी साइंस के हिसाब से सोचने के लिए तो ये बिल्कुल एक इनकलाब होगा। हमारे नजरिया मतलब हमें नजरिया मतलब जो यहाँ के माशरे पर भी एक असर पड़ेगा, वो तो एक बिल्कुल एक अलग मौजू है। जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें पूरी हमारी साइंस की किताबों को रीराइट करना होगा, और बल्कि जिस तरह भी लुक एट द वे लुक एट लाइफ ऑन अर्थ, फिलॉसफी को भी, फिलॉसफी सब कुछ, थियोलॉजी सर, थियोलॉजी भी आपको चेंज करना होगा। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत दूर दराज सैयारे की। हमारे अपने निज़ाम शमसी में भी तो कोशिश की जा रही है ना कि मरीख पे पानी है, नहीं मरीख पे पानी, और ये जुपिटर का जो मून चांद है यूरोपा, तो वहां भी तो कोई मिशन जा रही है या जानी है डॉक्टर साहब? इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा हमें बता सकें। बिल्कुल, वहां पर 2 मिशन जो हैं इस वक्त वो रवां दवा हैं। एक नासा का मिशन है और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। यूरोपा, ये दोनों जुपिटर की तरफ जा रहे हैं। जुपिटर, यूरोपियन मिशन जो है वो जुपिटर का चांद है गैनीमीड, वो वहां पर जा रहा है। ये जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है। और जो अमेरिकन मिशन है, ये जो नासा का मिशन है, वो यूरोपा पे जा रहा है। और इन दोनों में जो दिलचस्पी है, इन दोनों चांदों में, इसकी वजह यह है कि हमें पता है कि वहाँ पर ऊपर तो बर्फ़ जमी हुई है चांद के, लेकिन उस बर्फ़ के नीचे हमें पता है कि वहाँ पर पानी का समंदर मौजूद है। और न सिर्फ पानी का समंदर मौजूद है, बल्कि वो नमकीन पानी का समंदर है। और है तो हमारे हम ज़मीन के मुकाबले में ये जो जुपिटर और उसके चांद 5 गुना ज़्यादा दूर हैं सूरज से। तो ज़िंदगी के लिए हमें पता है कि पानी की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वहाँ पूरी कायनात में मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो तवानाई, एनर्जी की। हमें तो सूरज से रोशनी मिलती है, लेकिन वहाँ पर हमें ये पता है कि पानी के नीचे वहाँ पर वॉल्केनोज हैं, आतिशफशां, एक लिहाज से पहाड़ तो नहीं लेकिन आतिशफशां हैं उसके नीचे। इसी वजह से वहाँ पर ये पानी जो है, हालांकि वो इतनी दूर है, वो पिघला हुआ है। तो ये जो कंडीशंस हैं वहाँ पर यूरोपा के समंदर में और गैनीमीड के समंदर में खास, लेकिन यूरोपा में और ज़्यादा दिलचस्पी है, वो वही कंडीशंस हैं जो ज़मीन के ऊपर, ये जो समंदर के नीचे आतिशफशां चीज़ें हैं, वो ज़मीन के ऊपर भी मौजूद हैं। तो वही आइडेंटिकल कंडीशंस ज़मीन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है, उन्हीं कंडीशंस के ऊपर समुंदर, तवानाई आतिशफशां से और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यूरोपा और गैनीमीड पे वही कंडीशंस हैं अरबों सालों से। तो क्या वहां पर जिंदगी हो सकती है? जमीन के ऊपर जहां भी पानी है वहां पर जिंदगी है। जमीन के ऊपर आप कोई ऐसी आपको जगह नहीं मिलती जहां पर जिंदगी ना हो और पानी हो। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा हैरत अंगेज चीज होगी अगर ये मिशन जाएं और वो यूरोपा पे चेक करें। ये तो खैर नीचे तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर वो बाद में भी अगर हम चेक करें और वहां पर कोई जिंदगी ना मिले, मेरा ख्याल है ये ज्यादा हैरत अंगेज चीज होगी बजाय कि वहां पर जिंदगी हो। लेकिन क्या मिलेगा वहां पे पता नहीं, ये पता नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसी मखलूक हो जिसने हमारे बारे में भी रिसर्च कर ली और उन्होंने कहा यार लानत भेजो, जिस तरह की जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम इनसे राब्ता ही ना करें। ये भी तो बर्फ के नीचे ही रहो। ये बाय द वे आपने जो बात की है ना, ये ड्रेक इक्वेशन और फर्मी पैराडॉक्स की बात कर दी है आपने, ना जाने तो वो भी तो कुछ कर रहे होंगे ना। टाइम खत्म हुआ वो सर। डॉक्टर साहब इसका जवाब आपसे हम बाद में लेंगे। बट आपका आपने जिस अंदाज में समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच। दोबारा भी इंशाल्लाह बात होगी। इजाफा करना चाह रहा हूँ कि यू नो लाइफ फाइंड्स अ वे। ठीक है, मुझे याद है कि जब पहली बार यहाँ इसी सैयारे पे जब लोगों ने डीप सी प्रोब्स भेजे थे, बिल्कुल मतलब पैसिफिक ओशन की मारियाना ट्रेंच, अटलांटिक ओशन की मारियाना ट्रेंच ना, और उनका ख्याल था कि यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सूरज इतना दूर है, यहाँ पर तो रोशनी ही नहीं पहुंचती, तो तवानाई नहीं है, तो जिंदगी कैसे यहाँ पर पैदा होगी। तो उन्होंने लाइटें जब ऑन की तो यार मछलियां और अजीब अजीब किस्म की, तो क्या पता लगा कि जो बिल्कुल नीचे जो वोल्केनिक वेंट्स हैं वहां पर बैक्टीरिया पलती है जो गर्मी से मतलब अपनी एनर्जी बनाती है। उनके ऊपर फिर पौधे बनते हैं, उन पौधों को खाने के लिए मछलियां आती हैं, और मछलियों को खाने के लिए और मछलियां आती हैं। सो द होल देखिए ये जो है अपना K2-18b, जिस तरह आपने कहा 124 नूरी साल बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन साइंस की सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या है कि लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। आप
मतलब आप यूनिवर्स के बारे में सिर्फ सोच के देखें जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो किसी ज़माने में मेरा ख्याल है लोगों को ये भी लगता होगा कि यार ये चांद कौन जाएगा इधर। हाँ, अभी में लगता है कितना करीब है, अब तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ। सो अब तो वहां पर मतलब बकायदा घर वर बनाने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब खोजना चलती रहे, हाँ, तो नॉलेज एक्सपैंड होती रहेगी। जहाँ मारते काटते रहे वहाँ खोजना चलती रहे, हाँ। सही है। चलें, आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहीं इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।